वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ यह हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने 2008 से 2013 तक पार्टी के 53 बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। तहरीक इंसाफ ने 31 करोड़ रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए हैं। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई हैं। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कौम देखेगी कि सबसे शफाफ फंड्स पीटीआई ने जमा किए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल ने गुफ्तगू की और कहा कि पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी। इस केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात का आगाज हो गया। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें जो है नासिर बेग चुगताई साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है अतर काज़मी साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊंगी। ये जो 31 करोड़ रुपए छुपाने का मामला है, क्या आपके ख्याल में हुकूमती मुश्किलात में इससे इजाफा होगा? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, हुकूमत की मुश्किलात तो पहले ही मौजूद हैं और उनमें आप इजाफा करें, एक और इजाफा कह लें आप, या ये कह लें कि ब्रांड आईके को एक शौक पहुंचा है, शौकर है उसके लिए ये, क्योंकि शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली वाले नारे थे, इमरान खान साहब पर एतबार के नारे थे, इतमाद के नारे थे। अच्छा, अभी जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देख रहा था फौजी चौधरी साहब की और फ़ारूक हबीब की, उनके अल्फाज, उनके तासुरात का साथ नहीं दे पा रहे थे। वो ये नहीं बता रहे थे कि उनके वकील ने इस स्क्रूटनी कमेटी में क्या कहा। उनके वकील ने कहा, शाह खावर साहब ने, मैं नाम बताता हूँ, कि अगर किसी ने गलती की है तो वो तहरीक इंसाफ नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का फंड जमा करने वाले अपॉइंटेड एजेंट्स हैं, उन्होंने की है। तो हमने कोई गलती की नहीं हमने। अब जो रिपोर्ट आई है, ये पूरी पढ़ेंगे तो बात खुलेगी, लेकिन इस रिपोर्ट को रुकवाने की बड़ी कोशिश हुई। तकरीबन 6 से 7 बार ये हाई कोर्ट गए स्टे लेने के लिए कि इस इंक्वायरी को स्टे किया जाए, और स्टे इनको एक बार मिला, फिर उसके बाद इनकार कर दिया गया कि नहीं, ये एक इंक्वायरी होगी। उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी के खिलाफ गए हाई कोर्ट कि इसका काम रोका जाए। उन्होंने कहा नहीं जी, काम नहीं रुकेगा। तो गालिबन 3 साल कुछ महीनों बाद इसका फैसला आया। 2014 में अकबर एस अहमद ने ये केस फाइल किया था, और 2011 में उन्होंने कहा था इमरान खान से कि इसकी इंक्वायरी कराएं, और वो फिर नाम आ जाता है कि जस्टिस वजीर से इंक्वायरी करवा लें। 2011 में तो इमरान खान ने मना कर दिया था। उस वक्त से बात चल रही है बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि ये एक मिसाल बननी चाहिए हमारे यहाँ। अभी फैसला जो आएगा, इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा, जाहिर है ये फिर जाएंगे, फिर दलाइल होंगे, कितना वक्त और लेगा। लेकिन साथ ही साथ ये मैं मुतालबे की हिमायत करता हूँ पीटीआई के, कि पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम नून हो, वो तहरीक मसावात हो, या वो और दूसरी पार्टियों, JUI हो और दीनी जमातें हों, दीनी मदरसे हों, इन सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनके फॉरेन फंडिंग वाकई आ रही है या नहीं आ रही, या महज दिखावा है या वाकई आ रही है। और आ रही है तो फिर सबके साथ एक जैसा सुलूक होना चाहिए। ये नहीं हो कि तहरीक इंसाफ को एक तरफ कर दें और बाकी को दो एक तरफ। लेकिन ये भी सही है कि जिसका पहला केस गया उसका पहला फैसला आना चाहिए, दूसरा केस जिसका है उसका दूसरा केस मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, उस पर इंक्वायरी करा लें, उस पर चलते रहें। तो मुझे बिल्कुल से जवाब सही है कि मुश्किलात में इजाफा हुआ है और धब्बा लगा है। ठीक है जनरल साहब, आपके ख्याल में क्या ये केस इतना मजबूत है कि तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो अंदाजा नहीं कि क्या क्या शवाहिद मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास जिससे ये कहा जा सके कि ये बहुत मजबूत केस है। लेकिन ये एक अच्छी इब्तदा है कि एक फंडिंग का सोर्स चेक करने में, या जो छुपे हुए अकाउंट्स हैं जिनका ये लोग जाहिर नहीं करते, उसके ऊपर एक तहकीकात का अमल शुरू हुआ।
और लाजमन जब बातचीत आगे चलेगी सफाई वाले सफाई अपनी पेश करेंगे, लेकिन बासूरत अवाम के सामने एक शफाफ तरीके से सारा केस लेके आना चाहिए कि वाकई फंडिंग बाहर से हुई और जो हुई वो किसने की। इसमें बहुत ही सीरियस किस्म के मामलात हैं। अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरे मुल्कों में होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी वो फंडिंग करती हैं, लेकिन वो खोल लेती हैं कोई एनजीओ और एनजीओ के जरिए वो फंडिंग करते हैं, जबकि एनजीओ उनके लिए काम कर रही होती है। तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अपना असर रसूख उनमें बढ़ाती हैं और इससे मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये काम, जैसे अभी एनबीसी भी बात कर रहे थे, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का भी हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक है नेशनल सिक्योरिटी से। और अपने तौर पे अगर कोई लोग उसमें से पैसे खाते हैं तो वो तो यहाँ पे करप्शन वगैरह का किस्सा है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई गैर मुल्की एजेंसी या कोई गैर मुल्क जो है वो अपने मुफादात किसी के जरिए ना बढ़ा रहा हो, जबकि हमें अवाम को पता ही ना चले। तो ये फंडिंग का मामला तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी फौरन चेक करना चाहिए। आपको याद होगा कि टीएलपी के बारे में जब चेकिंग हुई तो उन्होंने कहा कि टीएलपी जो है वो दुबई से किसी ने रजिस्टर करवाई थी, फंडिंग का सोर्स किसी को नहीं पता। अब टीएलपी एक वो पार्टी है जो पूरे मुल्क को जमूद करती रही, उन्होंने पूरी तरह यहाँ पे पूरे मुल्क को बेबस करके रख दिया। और अगर वो वाकई किसी के मफादात के लिए काम कर रहे हैं, उनकी फंडिंग बाहर से है, तो इसका पता लगना चाहिए और उसके अलावा एक्शन होना चाहिए। इसी तरह जो लोग जिन्होंने रमजान शुगर मिल में नौकरों के हिसाब में इतना पैसा डाला कि 8 अरब नौकरों के खातों से निकल आया, तो क्या उनकी पार्टियों के फंड जो है वो शफाफ होंगे? ये चीजें हैं जो बड़ी खतरनाक हैं। आज दिन तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब एक केस आ ही गया है तो मेरा ख्याल है इसको होलिस्टिकली सबके लिए चेक कर लेने ही बेहतर है, ताकि मुल्क की सिक्योरिटी का मामला जो है वो महफूज हाथों में रह सके। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में क्या जानबूझकर ये अकाउंट्स छुपाए गए हैं या ये भी हो सकता है कि कोई गलती हो गई हो? देखिए शाइस्ता, बात यह है कि बड़े अरसे से पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाकिस्तान में जो भी हैं उन्हें फॉरेन फंडिंग हो रही है और कभी भी इसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज नहीं किया गया, इसको सीरियसली कभी नहीं लिया गया। कुछ अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, कुछ छुपा लिए गए, कुछ उन्होंने कहा ठीक है आने दें, कोई मसला नहीं, इसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब से ये केस इलेक्शन कमीशन के पास गया, एक तो मैं इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देता हूँ कि जहाँ भी पीटीआई का कोई मसला आता है तो वो बड़ी एफिशिएंसी वहाँ दिखाते हैं, वो डस्का हो या कोई और मामला हो या फॉरेन फंडिंग का, उनको चाहिए कि तमाम जमातों को बराबर ट्रीट करें। मुश्किल तो हालात आ गए पीटीआई के लिए, क्योंकि इनको साबित करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट्स आज हमने पढ़ी हैं और सारा दिन देखते रहे हैं, उसमें तो लग रहा है कि गड़बड़ है कहीं ना कहीं। और अगर ये गड़बड़ साबित हो जाती है और इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता है, गो कि उसके बाद इनके पास अपीलों में जाने का टाइम होगा, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये पीटीआई की ईमानदारी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। लेकिन इसके साथ साथ फौरी तौर पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमाए इस्लाम, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, उनकी भी फौरी तौर पे तहकीक होनी चाहिए, ताकि आप किसी एक को सिंगल आउट ना कर दें। बाकी पार्टीज़ का भी इलेक्शन से पहले पता चले कि उनको कहाँ से फंडिंग आती रही, क्या क्या जो है वो मिसहैप्स करते रहे। तो ये इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा फैसला किया। जल्द से जल्द मज़ीद चीज़ें जो है मंजरे आम पे आनी चाहिए, क्योंकि अभी तो यही हो रहा है कि मीडिया पे चीज़ें आ गई, पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ दे रही है, पीटीआई अपना मौक़िफ़ दे रही है, नून लीग इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त पीटीआई के ऊपर जो है वो एक सख्त वक्त आया हुआ है और आने वाले दिनों में जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में पीटीआई को इस केस का सियासी नुकसान कितना होगा और क्या सियासी महाज पर हुकूमती वज़रा और मुशीर इसको डिफेंड कर पाएंगे? डिफेंड तो वो यही कर रहे हैं ना कि जी वो एक कातिल कह रहा है या एक चोर कह रहा है कि मुझे तब तक सज़ा ना दी जाए जब तक बाकी कातिलों और चोरों का फ़ैसला ना हो जाए, मुझे तब तक कोई सज़ा ना दी जाए जब तक आपकी अदालत में बाकी तमाम जो मुकदमात हैं उनका फ़ैसला ना हो जाए, तब तक आप मुझे सज़ा मत दें। डिफेंस तो आज यही नज़र आया है ना हमें उनका। मतलब आप जब दूसरों के मुकदमे हों तो आप मॉनिटरिंग जज लगा दें
और कहें कि छुट्टी वाले दिन भी समाअत होनी चाहिए, और अपनी दफ़ा आप 6 दफ़ा हुक्म इम्तनाई ले लें तो आप उसके बाद कहें सियासी नुकसान नहीं होना चाहिए। डिफेंस तो आज बहुत सादा है, वो कहते हैं जब तक पूरे शहर को आप फांसी नहीं दे देंगे हमें फांसी नहीं दे सकते आप, जब तक सबको कत्ल नहीं कर देंगे तब तक हमें कत्ल नहीं कर सकते, जब तक सबको चोर नहीं कह देंगे हमें चोर नहीं कह सकते। ये एक अजीब सा डिफेंस है जो मुझे नहीं पता कानून की किस किताब से उन्होंने निकाला है कि किस अदालत में जाकर ये डिफेंस लिया जा सकता है कि आपकी अदालत में जो बाकी मुकदमात हैं जब तक उनका फैसला ना हो जाए तब तक आप मेरा फैसला ना करें। एक नई मंतक है जो तहरीक इंसाफ आज लेके आई है, कानून की किस किताब से उन्होंने निकाली है, बहुत समझदारी की मंतक है। बाकी जहाँ तक बात है कि बाकी पार्टियों का एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, किसने कहा नहीं होना चाहिए। पीटीआई को ने उनकी दरखास्तें दी हैं, उनमें से तो किसी ने 6 दफ़ा स्टे नहीं लिया जितनी दफ़ा पीटीआई ने स्टे लिया है। उनकी स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई रोकने के लिए तो कोई सियासी जमात ने हाईकोर्ट के दरवाजे नहीं खटकाए जितनी दफ़ा तहरीक इंसाफ ने खटखटाए हैं। उनका तो कोई बानी रुकन चीख कर नहीं कह रहा कि फ्रॉड हो गया है, जिस तरह तहरीक इंसाफ के बानी अरकान जस्टिस वजी से लेके अकबर बाबर से लेके जावेद हाशमी से लेके सब कह रहे हैं कि यहाँ फ्रॉड हो गया, पैसे खाए गए हैं। तो इसलिए ये नई मंतक हमारे सामने आ रही है। वैसे तो हमने पनामा में भी देखा कि आपने सिर्फ एक को सजा दी, आज एक अजीब नई मंतक दी जा रही है कि नहीं हमें ना सजा दी जाए जब तक बाकियों को सजा नहीं होती। तब तो आपने हमें कहा था कि एहतसाब शुरू हुकूमत से होता है, वजीर आजम से होता है, हुक्मरान जमात से होता है। आज आप कह रहे हैं नहीं नहीं पहले बाकियों का कर लें, हमारी बारी बाद में ले आइएगा। नई मंतक है, उनकी दफ़ा जाके पहले उनकी बारी है, आज भी उन्हीं की बारी पहले होनी चाहिए, इनको आम माफ़ी मिलनी चाहिए। मुझे तो बड़ा अजीब सा दिफा नजर आया हुकूमत का आज कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा एहतसाब जो है ना वो रोक लिया जाए जब तक बाकियों का मुकम्मल ना हो जाए, हमें सबसे आखिर में देख लीजिएगा। सही। अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में पीटीआई के लिए ये केस क्या पनामा साबित होगा? देखिए, मैं ट्विटर पे भी देख रहा था, वहां पे भी बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर इस तरह के फैसले सुना रहे हैं कि जस्ट पीटीआई अब गई। मुझे नहीं पता उन्होंने सबूतों की कौन सी टोकरियां देखी हैं जिनके अंदर उनको ऐसे सबूत नजर आ गए हैं कि जी पीटीआई अब गई। अब ये जो रिपोर्ट है इसका भी वही हिसाब होगा कि अभी इंग्लिश में आई है, जब उर्दू में तर्जमा होगा तो बहुत सारे जो सियासी लोग दावे कर रहे हैं कि पीटीआई गई तो उनको समझ आएगी। पीटीआई के ऊपर केस क्या था? फॉरेन फंडिंग का इल्जाम था कि जी उन्होंने बैरून मुल्क से फंडिंग ली है। इस चीज के अंदर तो इस रिपोर्ट के अंदर तो उस चीज का कोई जिक्र ही नहीं है कि जी उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग साबित होगी। यहाँ पे अब जिक्र ये है कि कुछ रकम ऐसी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी पीटीआई का ये कहना है कि अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें, इस रिपोर्ट के अंदर जो जिक्र है वो 26 अकाउंट्स का जिक्र है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अकाउंट्स हैं उनका जिक्र नहीं है। उसके साथ साथ कोई भी ममनुआ फंडिंग, कोई भी ममनुआ सोर्स से कोई फंडिंग इस रिपोर्ट के अंदर साबित नहीं हुई। ये नहीं कहा गया कि जी फलानी ममनुआ सोर्स से ली है। 2 कंपनियां हैं पीएलसी, उनसे पैसे ट्रांसफर हुए हैं जो बिल्कुल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आए। 2009 से 2013 के दरमियान जो पैसे आए वो मुख्तलिफ करेंसीज में आए और सब के सब बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आए। तो यहाँ पे आप जो मसला ये है कि कुछ फंड्स का है कि जी ये जो फंड है ये किधर से हैं, उनका हिसाब किताब नहीं है। तो वो जो था कि जी ओवरऑल बैरून मुल्क से फंडिंग हो रही है और फॉरेन फंडिंग में ये गई, वो तो केस ही बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये तो मेरे ख्याल में 2022 की ऑपोजिशन को पहली शिकस्त है, लेकिन समझ इनको बाद में आएगी। पर वो लोग जिन लोगों ने सबूतों की टोकरियां देखी हुई हैं वो लोग इसको मीडिया पे भी बताते रहेंगे, सोशल मीडिया पे भी बताते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पीटीआई के लिए खड़ा होगा। लेकिन इन प्रिंसिपल जो बात एनपीसी साहब ने की, जनरल साहब ने की और बाकी दोस्तों ने की, वो बिल्कुल ठीक है। चाहे पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, इन सबको अपने अकाउंट्स की शफाफियत को दिखाना पड़ेगा कि किधर से पैसे आते हैं, पार्टी की फंडिंग किस तरह होती है। तो सारी जमातों के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की स्क्रूटनी होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि पीटीआई की पहले हो रही है, वो हुक्मरान जमात है, उनकी होनी भी चाहिए। अगर इसमें कोई मसाइल हैं तो वो इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फैसला देगा। आप देख लेंगे जब फैसला आएगा तो सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक, मुजम्मिल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं वो काज़मी साहब को कहना चाह रहा था कि पनामा के केस में भी अकामा में फैसला हुआ था, पनामा में तो ना हो सका, अकामा में फैसला हुआ था। तो वो देख लें, फॉरेन फंडिंग तो अभी सामने नहीं आई है लेकिन अकाउंट्स की खुर्दबुर्द ज़रूर सामने आ गई है।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। वो मैंने वो सबूतों की टोकरियां नहीं देखी अभी, मैं देखूंगा तो शायद फिर फैसला। यार ये आज अतर काज़मी आप टोकरियों का बड़ा आपको नजर ही नहीं आ सकती हैं, वो आपके वो है ना कि आपके पास नहीं है जिससे पीटीआई की सबूतों की टोकरियां नजर आ सके। ठीक है जनरल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ लगती बाद लोगों के मुफादात क्या हैं कि वो करप्ट आदमी की करप्शन को इस तरह जाफिशानी के साथ डिफेंड करते हैं। इंसान हैरान रह जाता है कि मुल्क का मुफाद किधर। देखिए वो केस था पनामा वाला, उसका फंड्स का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकामा पहली शर्त है, जरूरत है। अकामा उसका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। वो आपको एक एड्रेस मिल जाता है दुबई का, आप पैसा उस दुबई के एड्रेस के मुताबिक आप अकाउंट वहां खोल सकते हैं। पाकिस्तान में वो डिटेक्ट नहीं होता, फिर वो पैसा जाता है स्विट्जरलैंड के बैंकों में, और जब वहां चेक करें तो हमेशा दुबई का एड्रेस आता है। अकामा की जरूरत नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर को बैठे उसके स्टाफ को टेलीफोन करते हैं तो वीजे आपके हाथ में होते हैं, और दुबई का वीजा तो आम आदमी भी धड़ाधड़ लेता है। किसी को अकामे की जरूरत है क्या? जब तक कि वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, अकामे की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बराए मेहरबानी खुदा का वास्ता ये चीजें जो है इस तरह लोगों के जहनों में गलत तरीके से न डालें। और वहां पे जाली कागजात पेश हुए थे, कोर्ट ने पता नहीं क्यों मेहरबानी की, वरना जालसाजी के इल्जाम में 3 साल वहां ही धर दिया जाते। ये क्यों भूल जाते हैं आप? ठीक है एनबीसी आप कुछ ऐड करना वो कोर्ट ने इसलिए जनरल साहब ने कोर्ट नहीं लगाई हुई थी ना। अगर जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट के जज होते तो यकीनन फांसी लगा देते। अब मुसीबत ये है कि जनरल साहब जज नहीं थे और इन्हें वो जज के फैसले भी मंजूर नहीं है, इनको भी नहीं मंजूर है, उनको भी नहीं मंजूर है। ठीक है मुजम्मिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी आपके ख्याल में जो ये केस है, इसके बाद क्या हम ये देख सकते हैं कि कहीं तहरीक इंसाफ पर इस केस की वजह से पाबंदी लग जाए? देखिए लॉ में तो यही है ना कि फॉरेन फंडिंग अगर केस आ रही है, अगर केस आ रही है और वो साबित हो जाती है तो उस जमात में पाबंदी लग जाएगी। सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ पहले पाबंदी लग चुकी है, नैप पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी लगाई थी जो अब ENP हो गई है। लेकिन मेरे अर्ज करने का ये है मतलब कि हम अकामा या पनामा और या फॉरेन फंडिंग केस तीनों में थोड़ा सा फ़र्क कर लें। हम ये खासा मुख्तलिफ है। वो एक फ़र्द के बारे में था, एक जमात के बारे में, वो एक फ़र्द के करप्शन के बारे में है, वो अकामी की करप्शन हो या पनामा की करप्शन हो। ये एक जमात के को गैर मुल्की फंड मिलने के बारे में है और इसमें अकाउंट छुपाने के बारे में 50 के करीब अकाउंट छुपाए गए जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। मेरे पास कोई टोकरी वोकरी तो है नहीं, ना बोरिए सबूतों की मेरे पास, जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत सीरियस मसला है। ये मसला फ़र्द का नहीं है, एक बड़ी पार्टी का है, हुक्मरान पार्टी का मसला है। और उसके बाद जो पार्टियां और हैं वो लाइन में लगी हुई है इक़्तिदार में आने के लिए, उनका मसला बनेगा ये कि उन्होंने कितना फ़ंड लिया, कहाँ से लिया, पीपल्स पार्टी ने कितना फ़ंड लिया, नून ने कितना फ़ंड लिया, कहाँ से लिया, किस तरह से आया, ये सब तय होगा। और मेरा ख्याल ये एक बार ये झाड़ू फिरनी चाहिए, इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क के लिए कोई भी हो, कोई मेरा आइडियल नहीं है, सच्ची बात यह है। अगर वो करप्ट है, अगर वो बेईमान है, अगर वो गैर मालिक से पैसे ले रहा है, अगर वो चैरिटी के पैसे लेकर पार्टी को दे रहा है, अगर पार्टी के पैसे कहीं और डाल रहा है, तो मैं उसको नहीं मान सकता मुल्क पाकिस्तानियत की गुंजाइश यहाँ आती है कि हर पार्टी कम से कम माली एतबार से पाकिस्तानी हो। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, जैसा कि एनबीसी ने भी फरमाया कि मसला फर्द का नहीं बल्कि पूरी जमात का, और वो जो एक टर्म यूज़ की एनबीसी ने कि ब्रांड आईके, आपके ख्याल में इस केस से ये ब्रांड कितना जो है वो डैमेज होगा? देखिए एनबीसी ने बिल्कुल सही बात की, लेकिन बात यह है कि ब्रांड आईके, उधर ब्रांड नवाज शरीफ था, वो भी उस वक्त हुक्मरान थे, वज़ीर आज़म थे और एक पार्टी के वज़ीर आज़म थे। तो मैं तो इन दोनों को बराबर का ही केस रखूँगा कि बेशक पार्टी फंडिंग हो या पनामा का केस हो, था दोनों सरबराहों के ऊपर। ये पार्टी पे आ गया, वो सरबराह के ऊपर था, पार्टी तो उन्हीं की उससे चलती थी। दूसरी ये जो फॉरेन फंडिंग होती, क्योंकि मैं कुछ अरसे बाहर रहा हूँ और मैंने बहुत सारे इस किस्म के इवेंट्स कवर किए हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के होते थे, पीपल्स पार्टी के या अपना तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ में ये होता था कि इमरान खान की वजह से लोग जौक दर जौक आते थे और उनके कैंसर हॉस्पिटल की वजह से, उसकी मशहूरी की वजह से और उनके कामों की वजह से उधर इंडियंस भी
भी आते थे, दूसरे ममालिक के लोग भी आते थे और वो इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते थे। और वहाँ पे जब फंड कलेक्ट कर रहे होते हैं तो कोई किसी की बैकग्राउंड नहीं देखता, कोई चेक दे के चला जाता है, कोई कैश दे के चला जाता है। तो हम इसमें ये कहें कि उन्होंने जी फॉरेन फंडिंग ले ली, कोई बड़ा फ्रॉड कर लिया। हाँ, ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ ज़रूर आती है, लेकिन IK जब भी जाते थे वहाँ पे उनको बड़ी तादाद में वहाँ पे फंड्स मिलते थे। और जो शौकत खानम के नाम पे मिलते थे वो दुनिया देख रही है कि वो शौकत खानम के ऊपर लगा रहे हैं, और अरबों रुपए का बजट होता है जिसकी वजह से गरीब लोगों को कैंसर का इलाज होता है। हमने तो होते हुए देखा, हमारे फैमिली में कुछ लोग थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और दुनिया इस बात को सराहती है कि इमरान खान ने पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और उसको चला भी रहा है। ठीक है नाज़रीन, ये तो थी हमारे मौजूद एनालिस्ट की राय। यही सवाल जब हमने सोशल मीडिया पर सार्फिन के सामने रखा कि तहरीक-ए-इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल के दौरान 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। तो क्या तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किलात का आगाज हो गया? 71% लोगों का मानना यह है कि जी हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किलात का आगाज हो गया है, जबकि 29% लोगों ने इसका जवाब दिया है जी नहीं, यानी उनके ख्याल में तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुश्किलात का आगाज नहीं हुआ है। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 236 नए केसेस मुस्बत आ गए हैं, जिसके बाद शरह 8.91% तक पहुंच गई है। केसेस में मुसलसल इजाफे पर महकमा सेहत ने हुकूमत सिंध को कारोबारी औकात महदूद करने और तालीमी इदारे बंद करने की सिफारिश कर दी है। सवाल यह है कि क्या कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत को पाबंदियों का फैसला जल्द कर लेना चाहिए। NBC, कल जब हम बात कर रहे थे तो जो ये शरह थी ये 6% थी, लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं तो 8.9, जिसमें से 50% ओमिक्रॉन के केसेस हैं। अब भी हुकूमत जो है, सिंध हुकूमत, वो गौर कर रही है। क्या हुकूमत को फैसला नहीं लेना चाहिए? देखिए, ओमिक्रॉन जो है वो रैपिड एक वायरस है जो बहुत तेजी से फैलता है, वो तूफान की तरह फैलता है। कराची को छोड़ें, पाकिस्तान को छोड़ें, आप अमेरिका को देखें, आप 10 लाख अफराद एक दिन में आए 48 आवर्स में। 48 आवर्स में 10 लाख मामूली नहीं होते। कराची की जहाँ तक सूरत हाल है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, फ्लाइट्स आती हैं, ट्रेनें आती हैं, लोग जमा होते हैं, जमघटे होते हैं। बास क्लस्टर्स ऐसे हैं हमारे यहाँ जो मतलब बहुत कंजस्टेड हैं, कच्ची बस्ती हैं हमारे यहाँ। और अब देखें, गुलशन इकबाल में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद को कोरोना था। उनको अगर रोका नहीं जाता तो वो यकीनी तौर पर मज़ीद 700 अफराद को कोरोना लगा देते। तो वहाँ उन्होंने क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लॉकडाउन लगा दिया। साथ ही साथ ये भी कि इसमें ये भी इंडिकेशन आ रहे हैं कि ये उतना खौफनाक नहीं है जितना कोरोना कोविड-19 था। ये लंग्स पे अटैक नहीं करता है, ये साइड वाइड से निकल जाता है, और ये इतना मौलिक भी नहीं है। और उनके लिए भी मौलिक नहीं है जिन्होंने वैक्सीनेशन किया हुआ है, जो वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन ये भी हुआ है कि जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं उनको भी बाज़ जगह पे लगा है। ये इसका इलाज वैक्सीनेशन है और बूस्टर है। अब बूस्टर भी आपके पास है, हर जगह बूस्टर मिल रहा है, वो लगाएं, वैक्सीनेशन लगाएं। ठीक है, हमने पहले भी कहा था जब खत्म हो रहा था कि मास्क ना उतारें, प्लीज डिस्टेंस रखें, मास्क ना उतारें। तो ये इकदाम है। स्कूल अगर बंद करना है, घबरा रही है हुकूमत, तो बंद कर ले, कोई मसला नहीं है। NCOC का इजलास होना है, वहाँ बात करेंगे। फैसल सुल्तान ने कल भी कहा है कि हम NCOC में बात करेंगे और लाएमल तैयार करेंगे। ज़ाहिर कौमी लाएमल तैयार होगा, तो जब वो तैयार हो जाएगा, स्कूल बंद करना मुनासिब होगा तो ज़रूर बंद करें। इक़दामात बड़े लेने हैं तो NCOC फैसला करेगी। ठीक है जनरल साहब, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट नहीं है, ये फेफड़ों को मुतासर नहीं करता, जानलेवा नहीं है, तो क्या इस बात को सामने रखते हुए पाबंदियां लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए? देखिए, शाइस्ता, मसला ये है कि मुल्क ना होना अपनी जगह पे, लेकिन अगर एक शख्स बीमार होता है और वो इनकैपेसिटेट रहता है फॉर सर्टेन पीरियड,
और वो फैला देता है और भी सोसाइटी में लोग इसी तरह बीमार रहने शुरू हो जाएं, तो नेचुरली उनकी एफिशिएंसी, उनका काम और आपका मुल्क का चलाने का सिलसिला जो है वो नेचुरली उसमें स्लो प्रॉब्लम्स आएंगी और चीजें स्लो हो जाएंगी। इसमें खास तौर पे पाबंदियां अगर लगाई जाएं तो इकोनॉमी का मसला बनता है। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि 2 साल के बाद भी अगर लोग इस चीज पे ट्रेन नहीं हुए, इसकी हसासियत, इसके मसले को नहीं समझते, तो मजबूरन फिर किसी वक्त पे आपको सख्त इक़दाम देने होंगे। लेकिन उससे बचने के लिए, ताकि आपकी इकोनॉमी को वो प्रॉब्लम्स ना आए जो पहले आती रही हैं, ये जरूरी है कि लोग खुद एहतियात करें। और ये बड़ी जल्दी फैलता है, इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा फासला रखें, एहतियात करें, आपके लिए बेहतर है। तो इसको समझाने की जरूरत है। हुकूमत को भी चाहिए कि इस चीज को वार्निंग के तौर पे लोगों को बता दे कि हम सख्त इक़दाम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग खुद एहतियात करें जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई गई। तो मेरा ख्याल हल एक्चुअली वही है कि लोग खुद अपने तौर पे ये एहतियाती तदाबीर करें ताकि ये फैले। ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में पाबंदियां फौरी तौर पर लगनी चाहिए या नहीं? मैं समझता हूँ एनसीओसी को फैसले करने देने चाहिए और हमें उन पर कोई अपनी राय मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हैं, उन्होंने पिछले 2 साल में बहुत अच्छा डील किया है। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा है और आज फिर ये कहता हूँ कि हमें अब एनसीओसी पर एतमाद करना शुरू कर देना चाहिए और बार बार उनको मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके मशवरे मानने की ज़रूरत है। देखिए ना, हम अगर अपने इर्द गिर्द के ममालिक को देखें तो पाकिस्तान बहुत ब्लेस्ड रहा है कोरोना के हवाले से। बेशक हमारे यहाँ डेथ रेट उस तरह नहीं रहा है, हमने लॉकडाउन भी वैसे नहीं लगाया है, हमें और चीज़ों में भी हम बाकी दुनिया से डेल्टा वेरिएंट से हम बिल्कुल वैसे निकल आए जैसे कि हमारे हमसाया ममालिक उसमें बच गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एनसीओसी का जो इजलास हो, चारों सूबों को, गिलगित बल्चिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, सबको एनसीओसी के साथ मिलकर चलना चाहिए। और हमने माजी में सिंध और एनसीओसी के दरमियान जो थोड़ी बहुत तलखी देखी है वो भी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी एक पेंडेमिक है, इसमें सबको कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस दोबारा बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, हुकूमत को अवेयरनेस की कैंपेन्स दोबारा चलानी चाहिए ताकि लोग सेंसिटाइज हों, मास्क के हवाले से, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, सैनिटाइजर्स के हवाले से, और दूसरी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वैक्सीनेशन के हवाले से दोबारा कैंपेन चलाने की जरूरत है, बूस्टर की कैंपेन चलाने की जरूरत है ताकि लोगों को इस तरफ ताकि कायल किया जा सके लोग। ठीक है, अतर आप चूंकि लंदन में मौजूद है, वहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट की क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं और वहाँ किस किस्म की पाबंदियां लग रही हैं इस वेरिएंट के बाद पर्टिकुलरली? जी, जिस तरह पहले एनबीसी साहब ने भी जिक्र किया कि पहले तो बात हजारों में थी, अब लाखों में आ चुकी है। यहाँ पे 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन के अंदर कोरोना हुआ। आबादी आपको पता है इनकी 6 करोड़ आबादी है। फ्रांस के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन के अंदर ओमिक्रॉन हुआ। तो ये जो वेरिएंट है बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें जो हॉस्पिटलाइजेशन है और जो सीरियस बीमारी है वो उन लोगों में कम होती है जिनको वैक्सीन वगैरह लगी हो। लेकिन उसके बावजूद जो अमवात हैं वो कभी 150 हो रही है, कभी 100 हो रही है। तो ये बिल्कुल जो ये तासुर है कि ये कोई बिल्कुल खतरनाक नहीं है, तो वो तासुर भी दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं मुजम्मिल साहब से शायद पहली दफा और आखिरी दफा एग्री करता हूं कि हमें एनओसी जो है, एनसीओसी जो है हमारा इदारा है, उसका बेहतरीन उसने काम किया है और जिस तरीके से उसने हैंडल किया सारी चीजों को, हमें उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। और एनसीओसी के एक ऑफिसर से जो उसके लिए काम करते हैं उनसे कुछ अरसा कबल मैंने थोड़ी सी ब्रीफिंग ली थी, चीजें पूछी थी, तो मैं हैरान रह गया कि वो कितने साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर ये काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके भी एक एक्सपर्ट को हायर किया हुआ था कि वो मैप्स बना के बताते थे कि आगे जाके किस तरीके से कोरोना किस इलाके में फैल सकता है, किस किस्म के इकदाम करने चाहिए। तो वो मसनूई जहानत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ जगहों पे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा साइंटिफिक बुनियादों पे वो काम कर रहे हैं। हमें उनकी फुल सपोर्ट करनी चाहिए और जो भी उनकी तरफ से हिदायत आए हर सूबे को, वफाक को उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किन इक़दामात को उठाने की ज़रूरत है? फैसला देखें, जैसे कल भी बात हो रही थी, बात यह है कि इसको रोकने में तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। आप यूएस को देख लें, कनाडा को देख लें, यूरोप को देख लें, दिन में 1.5-2 लाख केस आ रहे हैं। एहतियात ही करनी है, वो लोग भी आवाम को कह रहे हैं कि एहतियात करें।
क्योंकि आपने जो सवाल शुरू किया था वो सिंध के हवाले से किया था। आप ये देखें कि सिंध गवर्नमेंट की तो बहुत ही नालायकी रही है इस मामले में, क्योंकि पहले दिन से वो NCOC में आते थे, उनके वज़ीर आला कोई बात करते थे, एग्री करके जाते थे, मीडिया पे जाके कोई और बात करते थे। जो कराची इतना बड़ा शहर है, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है और पढ़े लिखे लोग कहलाते हैं, वहाँ पे अभी तक सिर्फ 50% वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो उन लोगों को चाहिए कि सिंध के अंदर NCOC के साथ, जिस तरह बाकी साथियों ने कहा कि NCOC ने जो भी इकदाम लिए हैं, जिस तरह भी वो कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें NCOC का डाटा कलेक्शन का तरीका बहुत अच्छा है और जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन्स किए हैं, जिस तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन हुई है, वो दुनिया उस बात को मान रही है और हम कामयाब भी रहे हैं काफ़ी हद तक कि हमें कोरोना ने उतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितने बाकी ममालिक को या हमारे हमसाए ममालिक को पहुँचाया। आज भी मैं TV पे देख रहा था कि एक शख्स कह रहा है कि मैं मारा फिर रहा हूँ, मैंने बूस्टर जॉब लगवानी है, लेकिन मुझे कहीं पे बूस्टर जॉब कराची में अवेलेबल नहीं है। अगर कराची में नहीं अवेलेबल तो आप सिंध के देही इलाकों में क्या हाल होगा। तो मेरे ख्याल से सिंध के वज़ीर आला, सिंध की हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। ये बुग़्ज़ छोड़े जो वफाकी हुकूमत के साथ उन्होंने लगाया हुआ है। उन्हें चाहिए कि अपनी सिंध की आवाम की कम अज़ कम खिदमत करें, सिंध के आवाम को कोरोना से बचाने की कोशिश करें, SOPs पे अमल करवाएं। वैक्सीनेशन का इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीनेशन का अमल है कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ से तेज़तर किया जाए और जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है उनको बूस्टर जैब्स लगाई जाए। ठीक हो गया। NBC आप क्विकली कमेंट कीजिएगा ताकि फिर मैं आवाम की राय भी शामिल कर लूँ। मैं 2 बातें बताना चाहता आपको। एक तो ये कि आवाम को खुद फैसला करना होगा वो क्या चाहते हैं। वो बीमारी चाहते हैं, वो मौत चाहते हैं, या वो ज़िंदगी चाहते हैं। जी मैं पता नहीं नसीम साहब ने कहाँ सुन लिया कि बूस्टर नहीं मिल रहा। बूस्टर हर जगह मिल रहा है जहाँ जहाँ टीके लग रहे हैं। डॉ मेडिकल हो, जिना हो, दर्जनों अस्पताल हैं कराची के अंदर जहाँ पर टीके लग रहे हैं, वहाँ हर जगह बूस्टर मौजूद है। मैं अपने आप को मिसाल देता हूँ, क्योंकि मैं नसीम को नहीं जब पता शायद वो कराची आए थे, कि मैं जब गया बूस्टर लगवाने तो मेरा जिस तरह इस्तकबाल हुआ है, तो कोई मेहमान खुसूसी आ गया, वो हाथ डालने तकरीबन आपकी तो शख्सियत ही ऐसी है। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई परिंदा भी नहीं था, खाली डॉक्टर बैठे थे, आपको वो इंतजार कर रहे थे। ठीक है, कि कोई तो बूस्टर के लिए आए। टीके लग रहे थे, ठीक है, बूस्टर नहीं लग रहा था, क्योंकि बूस्टर में तकलीफ होती है। अच्छा, तीसरी बात ये बर्स कर रहा हूँ कि हमारे शहर में बहुत पढ़ा लिखा शहर है, ये लगता नहीं है, इसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, लेकिन हाईएस्ट इग्नोरेंस रेट भी है इसका। हम 40% 50% टीके लगवा के बैठे हुए, ये रेट 80% होना चाहिए था, 100% होना चाहिए था। हर कीमत पर टीके मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने दिए, हर तरफ से आए हुए, खैरात में भी आए हुए, खरीदे भी गए। दूसरी बात ये कि हमने कराची में माशाल्लाह 3 बहुत बड़े मेले किए हैं, बहुत बड़े, लाखों अफराद उनमें गए, और शायद वहां से कुछ हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। फिर शादी तो आपको पता ही है, बिल्कुल, शादी बिल्कुल, कौन छोड़ता है यार। ठीक है, चलिए सही है, मालूम दिल बेरहम। ठीक है, यानी हमारे सभी एनालिस्ट का मानना यह है कि सिंध हुकूमत को पाबंदियों का जल्द कर लेना चाहिए। यही सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि ओमिक्रॉन का फैलाव जो है वो तेज हो रहा है, सिंध में कारोबारी औकात महदूद और स्कूल्स बंद करने पर गौर, तो क्या सिंध हुकूमत को ये फैसला जल्द कर लेना चाहिए? तो 67% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जी हाँ, सिंध हुकूमत को ये फैसला जल्द कर लेना चाहिए, जबकि 33% लोगों का ख्याल ये है कि सिंध हुकूमत को ये फैसला नहीं करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर मईशत की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। इजलास में अपने तर्जुमानों को हिदायत की है कि आवाम को बताएं महंगाई नहीं है, उन्हें हकाइक बताएं। उन्होंने कहा कि आवाम को आइंदा माह महंगाई में कमी से मुतालिक भी बताएं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारी मुआशी टीम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। तो फिर सवाल यह है कि क्या मुल्क में वाकई महंगाई नहीं है या फिर वजीर आजम कोई और तस्वीर पेश कर रहे हैं? इससे पहले कि मैं अपनी राय लूँ, आवाम से भी जब हमने यही सवाल पूछा कि वजीर आजम कोई और तस्वीर पेश कर रहे हैं, क्या मुल्क में वाकई महंगाई नहीं है, तो 61% लोगों का जो जवाब था उनका कहना यह था कि महंगाई है, जबकि 39% लोग ऐसे हैं कि जिनका मानना यह है कि मुल्क में महंगाई नहीं है। अब अपने एनालिस्ट की राय भी ले लेते हैं। जनरल साहब, क्या वाकई मुल्क में महंगाई नहीं है?
देखिए महंगाई है, इससे तो इनकार करना मैं समझता हूँ अपने आप को धोखा देने वाली बात है। महंगाई है और महंगाई बड़ी भी है, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि महंगाई के जो बढ़ने के अवामिल हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो हुकूमत के बस में नहीं थे। तो हुकूमत को अपने तौर पे अपनी एक्सप्लेनेशन देने का तो हक है कि वो क्यों महंगाई है और वो उनके कंट्रोल से बाहर क्यों है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई नहीं है। अगर वो ये कहेंगे कि महंगाई नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वो एक फिर आप कह लीजिए कि खौल में रह रहे हैं जहां उनको बाहर के हालात का पता नहीं है कि लोगों के साथ क्या होता है। तो ये तो पूरी दुनिया में, अभी श्रीलंका का मैं पढ़ रहा था, वहां पे बिल्कुल वो बैंकरप्सी के करीब आए पड़े हैं, हाथ उठा लिया उन्होंने। इसी तरह बहुत सारे मुल्कों में हालात बहुत बुरे और हमारी इकोनॉमी पहले भी बहुत अच्छी थी, तो मेरा ख्याल है इसको तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं। ठीक हो गया। अतर, क्या कोई जिद है जो खान साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है? देखिए, खान साहब ने ये नहीं कहा। खान साहब ने बेसिकली अपने तर्जुमानों को ये कहा है कि आप इसका दिफा करें कि महंगाई क्यों है, लोगों को बताएं। उनका कहने का मकसद ये था कि वो लोग जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए आते हैं, उनके तर्जुमान जो है फिर भी बैठ के अपने लीडरान का दिफा करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मेरा दिफा कर पा रहे, आप क्यों नहीं हुकूमत का दिफा कर पा रहे। तो बेसिकली बुनियादी मकसद उनका ये था। बाकी तो खान साहब खुद भी मानते हैं महंगाई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। देखिए शाइस्ता, महंगाई ज़रूर है, लेकिन मैंने देखा कि लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी इतनी है कि सड़कों पे उसी तरह गाड़ियों का रश है। आपने न्यू ईयर वाले दिन भी देखा तो पेट्रोल के स्टेशन के ऊपर पेट्रोल की लाइनें लगी हैं। शाम को देर से बेकरी पे चले जाए, अंडे खत्म है, डबल रोटी खत्म है। महंगाई ज़रूर है, लेकिन मैंने देखा है लोगों के पास जो है वो बाइंग कैपेसिटी अभी भी ठीक है। लेकिन ये कि खान साहब को इस चीज़ को मानना चाहिए। जब वो मानेंगे तभी तो इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपने तर्जुमानों को ज़रूर कहें कि डिफेंड करें, लेकिन महंगाई को कुछ कम करें ताकि जो सैलरीड पेशा है स्पेशली उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। ठीक है एनबीसी, ये हुकूमत कब समझेगी कि उनका काम डिफेंड करना नहीं है बल्कि इसका सॉल्यूशन निकालना है? ये नहीं समझेंगे, अब तक नहीं समझ पाए लोग। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सबसे बाखबर इंसान इमरान खान बेखबर है। और मेरा ख्याल ये है कि अब वही ज़माना वापस आ गया है जब नौकरशाही जो ब्रीफ करती थी आप उस पर बात करते थे और अच्छी बात सुनना चाहते थे सिर्फ कि जी वाह वाह क्या बात है, महंगाई को तो खात्मा कर दिया आपने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये बताएं लोगों को कि महंगाई नहीं है और महंगाई और कम होगी। और फवाद चौधरी ने कल कहा, यही कहा फवाद चौधरी ने कि महंगाई नहीं है, और आज भी कहा। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आज जब फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि मिर्चें महंगी हो गई हैं तो उन्होंने कहा सारी अपोजिशन की आंखों में पड़ गई हैं। जब आप इस तरह के जवाब देंगे और तमस्खर उड़ाएंगे तो फिर लोगों को समझ नहीं आती है। फिर लोग वोट की ताकत से आपको जो जवाब दे रहे हैं पिछले 1 साल से, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, चाहे वो कंटोनमेंट के इंतखाबात हो, चाहे केपी के इंतखाबात हों, वो जवाब आपको आवाम का मिल रहा है। या आपके सर्वे जो 61% दिखा रहे हैं ये ठीक नहीं, 100% लोग समझ रहे हैं कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है और क़ुव्वत ख़रीद लोगों की बहुत कम हो गई है। अगर नसीम साहब को कहीं अंडे नज़र नहीं आते तो ठंड बहुत पड़ रही है। अगर गरीब आदमी अंडा खा लेता है तो कुछ ना कुछ बेच के ही अपनी सेहत के लिए या अपने बच्चों को खिला रहा है। आप उसका इस तरह मजाक ना उड़ाएं। नहीं, मैंने तो मजाक कोई नहीं उड़ाया। मैंने तो सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि आप कह रहे हैं कि दुकानों पे अंडे नहीं मिल रहे लिहाजा महंगाई नहीं है। भाई वो गरीब ने जिंदा तो रहना है। आप जब तक लोग भूख से मर ना जाए आपको महंगाई नजर ही नहीं आनी है। जब तक लोग मर ना जाएंगे, जब तक आपको सड़कों पर भूख से नंगे लोग नजर नहीं आएंगे। आपका पॉइंट आ गया। सभी एनालिस्ट ये है कि महंगाई तो है, लोग मुश्किल में भी हैं और हुकूमत को इसका सद्देबाब करना पड़ेगा, वरना हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।